दोस्तों, कहानी पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सिया है। ये कहानी मेरे नाना और मेरी माँ की है। मेरा परिवार हमेशा से बहुत सरल और शांत स्वभाव का माना जाता था। मेरे नाना, जिनकी उम्र अब लगभग 65 वर्ष है, स्वभाव से बेहद हंसमुख इंसान थे, और मेरी माँ, जो करीब 40 वर्ष की है, अपने पूरे जीवन में परिवार को ही प्राथमिकता देती आई हैं। मेरे बड़े भाई करण की उम्र 27 साल है और वह बीते कुछ समय से बाहर एक बड़े शहर में काम कर रहा है, जहां वह अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमारे छोटे से परिवार में हमेशा प्यार और आपसी समझ का माहौल रहता था और नाना की कहानियां तो हमारे रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थीं, जिन्हें सुनकर हम सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, क्योंकि उनकी हर बात में जीवन का कोई न कोई अनुभव छिपा रहता था जिसे वे बड़ी सहजता से हम बच्चों तक पहुंचा देते थे, और इस वजह से हमारा हर दिन एक नई सीख के साथ गुजरता था। और इस पूरी कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही दिन से हुई जब घर में कोई खास घटना नहीं थी, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा बदलने वाला था जो हमें जीवन की अहमियत समझाने वाला था। उस दिन सुबह घर का माहौल हमेशा की तरह शांत था, लेकिन नाना के चेहरे पर कोई अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जैसे उन्होंने मन में कुछ नया करने का फैसला कर लिया हो। माँ रसोई में काम कर रही थी और बीच बीच में नाना की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वे जब भी किसी सोच में खो जाते थे तो अचानक से मज़ेदार बातें बोलने लगते थे। मैं स्कूल से छुट्टी पर थी, इसलिए पूरे दिन नाना के साथ बिताने का मौका मिला था। करण का फ़ोन आया तो उसने बताया कि उसकी नौकरी में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और वह थोड़ा नर्वस है। नाना ने फ़ोन स्पीकर पर लेकर उसे अपनी खास शैली में कहा कि डर दुनिया का सबसे छोटा शब्द है, बस दिल में जगह न देने देना। और करण हंसते हुए बोला कि नाना की बातें हमेशा उसे ताकत दे देती हैं। फ़ोन रखकर नाना ने अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी खिसकाई और बोले कि आज वे हमें एक ऐसी बात बताएंगे जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई। ये सुनते ही मैं और माँ दोनों चौंक गई, क्योंकि नाना आमतौर पर अपनी पूरी जिंदगी की बातें हंसी मजाक में ही बताकर निकल जाते थे, लेकिन आज उनके स्वर में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उन्होंने कहा कि जब वे जवान थे तब उन्होंने एक सपना देखा था कि एक दिन वे किसी ऐसे काम में हाथ बटाएंगे जिससे दूसरों का भला हो सके, लेकिन समय, जिम्मेदारियों और परिवार की देखभाल में वह सपना कहीं पीछे छूट गया। वे बोले कि अब जब उम्र बढ़ रही है तो उन्हें लगता है कि अधूरे सपने पूरे करने में कभी देर नहीं होती। माँ ने तुरंत पूछा कि वे क्या करना चाहते हैं, तो नाना मुस्कुराते हुए बोले कि वे पास के सामुदायिक केंद्र में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ताकि जो ज्ञान उन्होंने उम्र भर सीखा वह किसी के काम आ सके। ये सुनकर मुझे लगा जैसे नाना ने अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय खोल दिया हो। माँ ने भी सहमति जताई और कहा कि वे हर हफ्ते नाना के साथ जाएंगी ताकि बच्चों की मदद कर सकें। दिन धीरे धीरे बीतने लगा और हम सभी नाना की इस नई शुरुआत को लेकर उत्साहित थे। कुछ ही दिनों में वे केंद्र जाने लगे और बच्चों को कहानियों, गणित, जीवन के छोटे छोटे नियम सिखाते थे। बच्चे उन्हें बहुत पसंद करने लगे और हर दिन उनके आसपास भीड़ लग जाती। नाना का चेहरा घर लौटते समय ऐसा खिलता था जैसे उन्हें अपनी पुरानी जवानी की ऊर्जा वापस मिल गई हो। माँ भी उनके साथ हर दिन नई जिम्मेदारियां निभाती और घर लौटकर मुझे पूरे दिन की बातें बताती। धीरे धीरे माहौल ऐसा बनने लगा कि हमें महसूस हुआ जैसे हमारा घर नहीं, बल्कि पूरा मोहल्ला नाना की खुशियों में शामिल हो गया हो। करण भी जब फ़ोन करता तो कहता कि नाना की कहानियां उसे काम में प्रेरणा देती हैं, और वह अपने ऑफिस में कई बार नाना के संवाद अपने साथियों को सुनाता है। इस तरह हमारी जिंदगी एक सुंदर लय में चल रही थी, लेकिन हमें पता नहीं था कि बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारी सोच, भावनाओं और परिवार के रिश्तों की गहराई को एक नए स्तर पर ले जाएगा। और शायद उसी मोड़ से इस कहानी का असली सफ़र शुरू होने वाला था। कुछ दिनों बाद एक सुबह नाना हमेशा की तरह तैयार होकर सामुदायिक केंद्र जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस दिन उनके कदमों में हल्की सी सुस्ती थी, जिसे माँ ने तुरंत महसूस किया और बोली कि आज थोड़ा आराम कर लीजिए। लेकिन नाना ने मुस्कुराकर कहा कि बच्चे इंतजार करते होंगे और किसी का इंतजार बेवजह नहीं करवाना चाहिए। वे जैसे ही बाहर निकलने लगे तो मैंने देखा कि उनकी पुरानी छड़ी जमीन पर हल्का सा फिसली, लेकिन नाना ने संभलकर खुद को सीधा कर लिया और बोले कि उम्र अपने ढंग से याद दिलाती रहती है कि इंसान को धीमे चलना चाहिए। माँ उन्हें लेकर केंद्र पहुंची और वहां पहले से ही कई बच्चे इंतजार में खड़े थे, जिनकी आंखों में नाना को देखकर एक खास चमक आ जाती थी। उस दिन नाना बच्चों को जीवन में उम्मीद की ताकत के बारे में समझा रहे थे और उन्होंने कहा कि जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, दुनिया की कोई ताकत उसे टूटने नहीं देती। ये कहते वक्त उनकी आवाज़ में अजीब सी गहराई थी, जिसे सुनकर बच्चे भी शांत हो गए थे।
दिन ढलने तक नाना बच्चों को पढ़ाते रहे, लेकिन शाम होते होते उनकी तबीयत कुछ कमजोर लगने लगी। माँ ने तुरंत उन्हें घर ले आई और गर्म पानी दिया। नाना ने कहा कि बस थोड़ा थकान महसूस हो रही है, लेकिन उन्होंने किसी को परेशान न करने की हिदायत दी। रात को मैंने देखा कि नाना अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे आसमान के सितारों को देख रहे थे और जैसे किसी पुरानी याद को याद कर हल्की मुस्कान दे रहे थे। मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि उसने जो किया वह काफ़ी है, लेकिन फिर दिल कहता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले ही दिन करण का मैसेज आया कि उसकी मीटिंग बहुत अच्छी गई और उसने कहा कि वह जल्द ही घर आएगा क्योंकि उसे नाना की नई शुरुआत को अपनी आंखों से देखना है। ये सुनकर नाना बहुत खुश हुए और बोले कि घर की रौनक तभी पूरी होती है जब सब साथ हों। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक एक दोपहर नाना सामुदायिक केंद्र से लौटते समय रास्ते में थोड़े लड़खड़ा गए और माँ ने उन्हें संभालते हुए अंदर ले जाकर बैठाया। नाना बोले कि चिंता की बात नहीं, बस चक्कर सा आया था। लेकिन माँ का मन बेचैन हो गया और उन्होंने तय किया कि अगले दिन डॉक्टर को दिखाएंगे। नाना ने पहले मना किया, लेकिन परिवार की जिद के आगे उनकी ना टिक नहीं पाए। डॉक्टर के पास जांच के बाद पता चला कि नाना को थोड़ा आराम और दवाइयों की ज़रूरत है और डॉक्टर ने कहा कि वे थकान से बचे क्योंकि शरीर को ताकत चाहिए। ये सुनकर घर का माहौल एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन नाना ने हल्की हंसी के साथ कहा कि अरे भाई, मैं अभी कौन सा रुकने वाला हूँ, बस थोड़ा धीमे चलूंगा। हम सब नाना की बातों पर मुस्कुरा तो रहे थे, लेकिन दिल में हल्की सी चिंता भी बैठ रही थी कि कहीं ये थकान किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं। मगर उसी समय नाना ने कहा कि जो भी हो, परिवार साथ हो तो हर मुश्किल आसान होती है, और उनकी इस बात ने जैसे पूरे घर में फिर से ऊर्जा भर दी। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में यह बात कितनी सही साबित होने वाली है और हमारा परिवार एक ऐसी राह से गुजरने वाला है जो हमें और करीब ला देगी। और नाना की यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां भावनाएं, हिम्मत और उम्मीद सब एक साथ खड़ी होने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक नाना दवाइयाँ लेते रहे और घर पर ही हल्की फुल्की कहानियां सुनाकर अपना समय बिताते रहे, लेकिन उनका मन बच्चों से मिलने को हर दिन बेचैन रहता था और वे बार बार कहते कि बच्चों की आंखों की चमक उन्हें ताकत देती है। आखिरकार डॉक्टर ने थोड़ी सी इजाज़त दी कि वे कम समय के लिए बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर नाना फिर से वैसे ही खिल उठे जैसे किसी पेड़ की शाख पर बरसात की पहली बूंद गिरते ही हरियाली लौट आती है। माँ उन्हें लेकर केंद्र पहुंची और बच्चे जैसे ही नाना को देखे दौड़ते हुए उनकी तरफ भागे। लेकिन नाना उस दिन पहले से ज्यादा शांत थे। वे बच्चों को देखकर मुस्कुराए जरूर, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच झलक रही थी, जैसे वे हर पल को बहुत ध्यान से महसूस कर रहे हों। उन्होंने बच्चों को बैठाया और धीरे धीरे उन्हें मेहनत, उम्मीद और अच्छाई के महत्व पर बात करने लगे। बच्चे हमेशा की तरह ध्यान से सुनते रहे, लेकिन माँ ने महसूस किया कि नाना की सांस थोड़ी तेज चल रही है। उन्होंने इशारे से नज़र हटाई ताकि बच्चे परेशान न हों। शाम को नाना घर लौटे तो वे कुछ ज़्यादा थके हुए दिख रहे थे। मैं उनके पास बैठी थी, तभी उन्होंने मेरा सिर सहलाते हुए कहा कि इंसान का असली काम यही है कि वह दूसरों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाए, क्योंकि मुस्कान कभी उम्र से नहीं जुड़ी बल्कि दिल से जुड़ी होती है। उस रात जब सब सो गए तो नाना फिर खिड़की के पास बैठ गए। इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और हल्की सी नमी थी, जैसे वे बीते वर्षों की यादें हवा के साथ साझा कर रहे हों। अगली सुबह करण अचानक घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही नाना को आवाज लगाई और नाना जैसे ही उसकी आवाज सुने उनकी आंखें चमक उठीं। करण ने नाना को गले लगाते हुए कहा कि वह उनके साथ केंद्र भी जाएगा और बच्चों को कहानी सुनाएगा। नाना हंस पड़े और बोले कि लगता है अब तुम्हें भी मेरी कुर्सी का मजा चखना है। शाम को सब लोग आंगन में बैठे थे, जहां हल्की हवा चल रही थी और पत्तों की सरसराहट एक शांत संगीत बना रही थी। तभी नाना बोले कि जीवन का सबसे बड़ा सुख यह नहीं कि हम कितने लंबे जिए, बल्कि यह कि हम कैसे जिए और किस किस के दिल में जगह बना पाए। ये कहते वक्त उनकी आवाज़ असामान्य रूप से धीमी थी। माँ तुरंत समझ गई कि नाना शायद अंदर ही अंदर कुछ महसूस कर रहे हैं। रात को उन्होंने नाना को आराम करने को कहा और खुद देर तक उनके कमरे के बाहर बैठी रहीं। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में फैली तो नाना मुलायम सी मुस्कान के साथ जागे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा सुकून था, जैसे उन्होंने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। उन्होंने परिवार को पास बुलाकर कहा कि उन्हें लगता है कि अब उनके सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो चाहा था वह बच्चों की खुशियों में देखकर पूरा हो चुका है।
माँ की आंखें भर आई, लेकिन नाना ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि आंसू बहाने से उम्र कम नहीं बढ़ती, बस प्यार को जाहिर करने के तरीके बदल जाते हैं। उसी दिन सामुदायिक केंद्र से भी बच्चों का एक संदेश आया कि वे नाना के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखना चाहते हैं ताकि उन्हें धन्यवाद दे सके। ये सुनकर नाना थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले कि अगर बच्चे इंसान को धन्यवाद कहना सीख जाएं, तो समझो भविष्य सही दिशा में बढ़ रहा है। हम सब ने तैयारी शुरू कर दी। करण और मैं घर सजाने लगे और माँ नाना के लिए उनकी पसंदीदा कपड़े निकाल रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आएगी जिसे हम हमेशा याद रखेंगे और जो इस कहानी को एक गहरी, अविस्मरणीय दिशा देने वाला था। रात होते होते घर की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और नाना अपने कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था, जैसे किसी ने उन्हें यकीन दिला दिया हो कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। माँ उनके पास बैठी थी और करण आंगन में कुछ सजावट ठीक कर रहा था। मैं नाना के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी हवा में हल्की सी ठंडक महसूस कर रही थी। उस रात पूरा माहौल शांत था, इतना शांत कि हमारे दिलों की धड़कनें तक सुनाई दे सकती थी। अचानक नाना ने माँ से कहा कि उन्हें कल बच्चों से एक आखिरी बात जरूर कहनी है। माँ चौंकी और बोली कि आखिरी क्यों? तो नाना हल्की मुस्कान के साथ बोले कि अरे ऐसे ही कहा, असल में कुछ खास बात बतानी है। जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा वही होता है जब इंसान किसी और के लिए छोटा सा उजाला बन जाए। माँ ने उनकी बात सुनी, लेकिन उनके स्वर की गहराई ने उन्हें बेचैन कर दिया। नाना ने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाला कल उनके लिए बहुत खास है। ये सुनकर माँ ने उनका हाथ कसकर पकड़ा, जैसे वह किसी अनदेखे डर को दूर करना चाह रही हो। रात बीती, सब सो गए, लेकिन नाना की आंखों में नींद नहीं थी। वे धीमे धीमे उठकर फिर उस खिड़की के पास बैठे जहां से हमेशा सुबह की पहली किरण कमरे में आती थी। उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद जिंदगी, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। और फिर धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गए। सुबह हुई तो करण सबसे पहले उनके कमरे में गया और धीमे से बोला, नाना, तैयारी करनी है। बच्चों ने आपके लिए जो बनाया है वो देखकर आप खुश हो जाओगे। लेकिन नाना बिल्कुल स्थिर लेटे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो पिछली रात थी, जैसे वे किसी गहरी, सुकून भरी नींद में चले गए हों। माँ तुरंत अंदर आई और जैसे ही उन्होंने नाना को देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन रोने की जगह वे बस नाना का हाथ पकड़कर बैठ गईं। क्योंकि नाना ने हमेशा कहा था कि जाने वाला अगर मुस्कान छोड़ जाए तो उसके पीछे रोना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सीख को आगे बढ़ाना चाहिए। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। करण मेरे पास आया और बोला कि नाना ने जाते जाते भी हमें वही सिखाया जो वे हमेशा कहते थे, उम्र नहीं, कर्म इंसान को बड़ा बनाते हैं। हम सब नाना को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उस दिन हमने पहली बार जाना कि प्यार सिर्फ किसी को पास रखने का नाम नहीं, बल्कि उसकी बातें, उसकी सीख और उसकी अच्छाई आगे बढ़ाने का नाम है। उसी दिन सामुदायिक केंद्र में बच्चों का कार्यक्रम था। हम भारी दिल से वहां पहुंचे, लेकिन जैसे ही बच्चों ने नाना के लिए बनाई पेंटिंग्स, कार्ड और छोटे छोटे नोट दिखाए, हमें लगा कि नाना कहीं नहीं गए। वे उन सभी मुस्कानों में मौजूद थे जिन्हें उन्होंने रोशनी दी थी। बच्चों ने मिलकर कहा कि वे नाना के नाम से एक छोटा समूह बनाएंगे जिसमें वे हर हफ्ते किसी न किसी की मदद करेंगे। ये सुनकर माँ की आंखों में शांत आंसू आ गए, क्योंकि नाना का सपना अब सिर्फ हमारा नहीं, पूरे समुदाय का सपना बन चुका था। करण ने बच्चों को गले लगाया और कहा कि नाना की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उनके काम को आगे बढ़ाना ही उनकी असली श्रद्धांजलि होगी। मैं नाना की कुर्सी के पास खड़ी थी और मुझे ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा हो और कहा हो कि कहानी तभी पूरी होती है जब कोई उसे आगे सुनाता है। और उसी पल मैंने मन में तय कर लिया कि नाना के हर शब्द को, हर सीख को और हर मुस्कान को मैं अपनी जिंदगी में सहेज कर रखूंगी। और यही इस कहानी का असली अर्थ है कि कोई इंसान चला भी जाए तो उसके अच्छे काम उसे हमेशा जीवित रखते हैं। और नाना आज भी वही है, हर उस बच्चे की आंखों में, हर उस मुस्कान में, हर उस उम्मीद में जिसे उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। नाना के जाने के बाद पूरे घर में कुछ दिनों तक एक शांत सी चुप्पी रहती थी, लेकिन वह चुप्पी दुख की नहीं बल्कि उनके स्मृति चिन्हों की थी जो हर रोज हमें कुछ नया सिखा जाती थी। माँ अक्सर नाना की पुरानी डायरी लेकर बैठ जाती जिसमें उन्होंने अपने जीवन के छोटे छोटे अनुभव लिखे थे। मैंने भी एक दिन वह डायरी खोली तो उसमें लिखा मिला कि अगर मेरे पास कुछ देने को न भी हो तो मैं कम से कम किसी के दिल में भरोसा दे जाऊंगा। ये पढ़कर ऐसा लगा जैसे नाना अभी भी हमारे पास बैठे हों और धीरे धीरे हर डर को दूर कर रहे हों।
करण ने तय किया कि वह सामुदायिक केंद्र में हफ्ते में 2 दिन जाकर बच्चों को नाना की तरह ही पढ़ाएगा और उसने ऑफिस से भी अपनी छुट्टियां बढ़ा ली ताकि वह कुछ समय परिवार के साथ रह सके। माँ ने घर के पुराने स्टोर रूम को साफ किया और उसे नाना की यादों से भरा एक छोटा सा कमरा बना दिया जहाँ उनकी कुर्सी, उनकी किताबें, उनकी छड़ी और उनकी वह पुरानी टेबल रखी थी जिस पर वे बच्चों के लिए पढ़ाई की योजना बनाते थे। जब भी कोई उस कमरे में जाता तो हवा में हल्की सी खुशबू महसूस होती, जैसे नाना की उपस्थिति वहां अभी भी हो। धीरे धीरे हमारे घर में नाना की यादें एक बोझ नहीं बल्कि एक ताकत बनती गई और लोग दूर दूर से आकर बताते कि नाना ने उनके किसी कठिन समय में कैसे मदद की थी। ये सुनकर हमें एहसास हुआ कि हम सोचते थे नाना सिर्फ हमारा परिवार है, लेकिन असल में वे कई परिवारों का सहारा थे। एक दिन सामुदायिक केंद्र के बच्चों ने मुझे बुलाया और कहा कि वे एक छोटी सी किताब बनाना चाहते हैं जिसका नाम नाना की सीख होगा और उसमें बच्चे उन बातों को लिखेंगे जो उन्होंने नाना से सीखी थी। मैं ये सुनते ही भावुक हो गई क्योंकि नाना ने जो सपना देखा था कि वे अपने ज्ञान से किसी को रोशनी देंगे, वह आज बच्चों की लेखनी में आकार ले रहा था। कुछ महीनों में उस किताब का पहला पन्ना तैयार हुआ और बच्चे उसे लेकर हमारे घर आए। उन्होंने वह किताब नाना की कुर्सी पर रखी और सबने मिलकर कहा कि नाना जहां भी होंगे ये देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। करण ने उसी वक्त तय किया कि वह नाना की तरह ही हर साल कुछ बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगा और उसने अपनी पहली कमाई का एक हिस्सा उसी काम के लिए रख दिया। माँ भी हर रविवार केंद्र में जाकर बच्चों को हस्तकला और कहानी सुनाती और मुझे ये देखकर लगता कि नाना भले ही चले गए हों लेकिन उन्होंने हम सब में अपना एक एक हिस्सा छोड़ दिया है जिसे हम जाने अनजाने हर दिन निभा रहे हैं। समय के साथ हमारे घर में फिर से हंसी लौट आई, लेकिन वह हंसी पहले वाली नहीं थी। वह उम्मीद और अनुभव से भरी हुई थी, जैसे किसी ने हमें जिंदगी का असली अर्थ समझा दिया हो। रात को जब मैं नाना के कमरे में जाती तो खिड़की के बाहर तारे वैसे ही चमकते दिखते जैसे नाना उन्हें देखकर मुस्कुराते थे और मुझे हमेशा लगता कि वे वही हैं, उस रोशनी में, उस शांति में, उन मुस्कानों में जो उन्होंने हमारे दिलों में बोई थी। और शायद इसलिए उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अच्छाई खत्म नहीं होती, वह आगे बढ़ती रहती है उन लोगों के हाथों, दिलों और सपनों में जो उसे सहेजते हैं। और इस तरह नाना की सीख अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वह एक ऐसा सफ़र बन गई जिसे हर कोई जीना चाहता है, महसूस करना चाहता है और आगे पहुंचाना चाहता है। दिन बीतते गए और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, नाना की सीख का असर इतना गहरा होता गया कि सामुदायिक केंद्र का माहौल पहले से कहीं ज़्यादा बदल चुका था। बच्चे और भी अनुशासित, खुश और प्रेरित रहने लगे थे क्योंकि वे जानते थे कि अब वे सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि नाना के सपने को जी रहे हैं। करण ने शहर में अपने ऑफिस के साथ मिलकर एक छोटा सा फंड बनाया ताकि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में मदद की जा सके और उसने इस फंड का नाम भी रोशनी कदम रखा क्योंकि नाना हमेशा कहा करते थे कि हर अच्छा काम एक छोटा कदम ही होता है जो दुनिया तक रोशनी पहुंचाता है। माँ ने भी अपनी तरफ से घर में हर रविवार सीख का दरबार शुरू किया जहाँ बच्चे और मोहल्ले की महिलाएं आती और मिलकर जीवन की छोटी बड़ी बातों पर चर्चा करती। मैं भी धीरे धीरे बड़े होते होते नाना की तरह बच्चों को कहानियां सुनाने लगी और मुझे लगता था जैसे नाना हर शब्द को मेरे अंदर से बोल रहे हों। एक दिन केंद्र के शिक्षक ने बताया कि बच्चों की मेहनत से नाना की सीख वाली छोटी किताब पूरे जिले में पसंद की जा रही है और कुछ स्कूलों ने उसे अपने पुस्तकालय में रखने की अनुमति भी मांगी है। ये सुनकर हमारे घर में फिर से उत्साह की लहर दौड़ गई क्योंकि हमें लगा कि नाना का नाम अब सिर्फ एक कमरे, एक कुर्सी या एक याद तक सीमित नहीं, बल्कि उन अनगिनत बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुका है जिन्हें उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। धीरे धीरे कई संस्थाएं हमारे केंद्र में आने लगी ताकि वे जान सके कि आखिर ऐसा क्या है जिसने एक छोटे से समुदाय के बच्चों को इतना जागरूक कर दिया। करण ने सबको बताया कि नाना ने हमेशा सिखाया था कि इंसान का नाम बड़ा नहीं होता, उसके काम बड़े होते हैं और वही काम इंसान को अमर बना देते हैं। समय के साथ केंद्र का विस्तार होने लगा, नई किताबें आईं, नए शिक्षण साधन आए और कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि इस केंद्र का नाम बदलकर नाना ज्ञान केंद्र रखा जाए। लेकिन माँ ने साफ कहा कि नाना कभी नहीं चाहते थे कि उनका नाम किसी इमारत पर लिखा जाए, वे सिर्फ चाहते थे कि उनके काम आगे बढ़ते रहें। इसलिए केंद्र का नाम वही रखा गया, लेकिन उसके अंदर नाना की तस्वीर के पास एक छोटा सा संदेश लिख दिया गया जो रोशनी बांटता है, वह कभी अंधेरे में नहीं जाता। ये संदेश पढ़कर हर व्यक्ति मुस्कुराता हुआ अंदर आता और उसी मुस्कान के साथ लौटता।
कई बार शाम को मैं नाना के कमरे में बैठकर सोचती थी कि अगर नाना आज होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि उनकी सीख बच्चों की जिंदगी बदल रही है। एक दिन एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया जिसमें केंद्र के सभी बच्चों ने नाना को समर्पित एक नाटक भी तैयार किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक सादा, शांत, साधारण इंसान अपनी सोच से कई जिंदगियों को दिशा दे सकता है। नाटक के अंत में बच्चों ने एक एक छोटा दीपक जलाया और कहा कि ये दीपक नाना का दिया हुआ उजाला है जो हम आगे फैलाएंगे। ये दृश्य देखकर माँ और करण दोनों की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। उन दिनों हमें महसूस होने लगा कि नाना हमारे साथ न होते हुए भी हमसे कहीं ज्यादा करीब है, क्योंकि पहले हम सिर्फ उनके पास रहते थे, अब हम उनकी राह पर चल रहे थे। धीरे धीरे हमारा पूरा मोहल्ला इस बदलाव से प्रभावित हुआ। लोग अपने बच्चों को और शिक्षित करने लगे, घर घर पर बातचीत का स्वर बदलने लगा और ऐसा लगने लगा कि नाना की आत्मा ने इस जगह को एक नई ऊर्जा दे दी है। हर रात मैं खिड़की से सितारों को देखती और मुझे हमेशा लगता कि उनमें एक तारा थोड़ा ज्यादा चमकता है, जैसे वह नाना हो, और वह मुझे हर दिन कहता हो कि सीख देना मत छोड़ना, कहानी वही पूरी होती है जहाँ कोई उसे आगे बढ़ाता है। और इस तरह नाना की कहानी सिर्फ एक स्मृति नहीं रही बल्कि एक चलती हुई परंपरा बन गई, जिसने जीवन को समझने का तरीका ही बदल दिया और जिसने हमें सिखाया कि इंसान चलता फिरता भले ही एक दिन रुक जाए, पर उसकी अच्छाई कभी नहीं रुकती, वह फैलती रहती है, बढ़ती रहती है और हर उस दिल में घर बना लेती है जो सच्चाई से सीखना चाहता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और नाना की सीख हमारे जीवन के हर हिस्से में ऐसे घुल गई जैसे बारिश के बाद मिट्टी में एक नई खुशबू बस जाती है। सामुदायिक केंद्र अब पहले की तुलना में बहुत जीवंत हो चुका था। बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि सेवा, सद्भावना और अनुशासन को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके थे। करण ने अपनी नौकरी के साथ साथ नाना के काम को बढ़ाने के लिए कुछ युवाओं को भी केंद्र से जोड़ दिया था ताकि वे आने वाले समय में और भी बच्चों की मदद कर सकें। माँ ने घर में नाना की डायरी से चुनी गई सीखों को छोटे छोटे कार्ड पर लिखकर हर रविवार बच्चों में बांटना शुरू कर दिया और बच्चों ने उन कार्डों को अपनी किताबों में ऐसे संभाल कर रखा जैसे वे किसी अनमोल खजाने का हिस्सा हों। धीरे धीरे उन कार्डों की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी और लोग दूर दूर से आकर माँ से पूछते कि क्या वे भी ऐसे कार्ड अपने घर ले जा सकते हैं। ये देखकर हमें लगता था कि नाना की सोच अब सिर्फ हमारे परिवार की नहीं बल्कि पूरी समाज की जरूरत बन रही है। एक दिन केंद्र पर एक अधिकारी आए जिन्होंने बच्चों के काम और उनकी सोच की तारीफ करते हुए कहा कि वे इसे जिले स्तर पर एक मॉडल प्रोजेक्ट की तरह आगे बढ़ाना चाहते हैं। करण ने ये सुनकर गर्व से कहा कि यह सब बच्चों की मेहनत है और नाना की सीख है, हम तो बस उस सीख को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी शाम केंद्र में एक विशेष सभा रखी गई जहां बच्चों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई कि कैसे नाना के शब्दों ने उनके जीवन में दिशा बदली। किसी बच्चे ने बताया कि वह पहले पढ़ाई में कमजोर था लेकिन नाना ने उसे हिम्मत दी और अब वह कक्षा में सबसे आगे है। एक लड़की ने कहा कि उसे पहले दूसरों से बात करने में डर लगता था लेकिन नाना ने उसे सिखाया कि आत्मविश्वास भीतर से आता है और अब वह स्कूल की मॉनिटर है। इन सब बातों को सुनकर माँ की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके चेहरे पर वह संतोष साफ दिख रहा था जो किसी माँ को तब मिलता है जब उसके अपने पिता की सीख दुनिया में रोशनी फैला रही हो। धीरे धीरे केंद्र इतना बड़ा हो गया कि उसके लिए एक नई इमारत की योजना बनानी पड़ी और लोग अपने अपने हिस्से से मदद देने लगे। किसी ने ईंटें दी, किसी ने लकड़ी, किसी ने रंग और किसी ने अपनी मेहनत। जैसे पूरा समाज एक परिवार बनकर इस सपने को पूरा करना चाहता था। करण ने कहा कि यह इमारत नाना के सपने की दूसरी मंजिल होगी, जबकि पहली मंजिल तो बच्चों के दिलों में पहले ही बन चुकी है। कुछ महीनों में इमारत तैयार हो गई और उसका उद्घाटन बच्चों ने मिलकर किया। कोई नेता, कोई बड़ा अधिकारी नहीं, क्योंकि नाना ने हमेशा सिखाया था कि असली सम्मान वही होता है जो इंसान खुद कमाए और बच्चों की मुस्कान में हमें वह सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ये केंद्र दूसरों के लिए प्रेरणा बनता गया और कई शहरों में लोग इसी तरह की पहल करने लगे। कई बार रात को बैठकर मैं सोचती थी कि क्या नाना ने कभी सोचा होगा कि उनकी छोटी सी शुरुआत इतना बड़ा रूप ले लेगी। लेकिन फिर लगता था कि नाना को सब पता था। वे हमेशा कहते थे कि अच्छा काम बीज की तरह होता है, आज बो तो कल पेड़ बनेगा और परसों जंगल, और शायद आज हम उसी जंगल की शुरुआत देख रहे थे जिसमें हर पेड़ खुशी, उम्मीद और सीख की छाया देता है। माँ ने एक नई परंपरा शुरू की जिसमें हर साल नाना की याद में उम्मीद दिवस मनाया जाता। उस दिन बच्चे अपने घरों में जाकर दूसरों की मदद करते, कोई बुजुर्ग की दवा लेकर आता,
कोई किसी छोटे बच्चे को पढ़ाता, कोई बीमार पशु की देखभाल करता, और शाम को केंद्र में सब मिलकर अपनी कहानियां साझा करते। ये देखकर लगता था जैसे नाना की आत्मा हवा की तरह हर बच्चे में बह रही है, और उनकी सीख अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दुनिया को बदलने वाला एक जीता जागता विचार बन चुकी है। और मैं जब हर रात उन सितारों को देखती थी तो मुझे यकीन होता था कि नाना का तारा अब और भी चमक रहा है, क्योंकि उन्होंने जो रोशनी बांटी थी वह अब अनगिनत दिलों में जगमगा रही है। और यह कहानी शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि अच्छाई की कहानियों का अंत नहीं होता, वे सिर्फ आगे बढ़ती जाती हैं, एक से दूसरे तक और दूसरे से दुनिया तक। नाना की सीख का असर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में भी इतनी गहराई से उतर चुका था कि मैं हर काम में वही सादगी और वही सच्चाई ढूंढने लगी थी। और इसी दौरान केंद्र में एक दिन एक नया स्वयंसेवक आया जिसका नाम आरव था। वह बहुत शांत, गंभीर और बेहद संवेदनशील स्वभाव का था। उसकी आंखों में एक ऐसी नरमी थी जो दिल को तुरंत भरोसा दिला देती थी। वह बच्चों को चित्रकला सिखाने आया था, लेकिन उसकी बातें सुनकर लगता था जैसे वह खुद भी अपनी जिंदगी को किसी नए रंग में ढालना चाहता हो। शुरुआत में हमारी बातचीत बस काम से जुड़ी होती थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी शांत मुस्कान और नाना की सीख पर उसका सम्मान मुझे भीतर तक छूने लगा। वह हर छोटी चीज को उसी तरह महसूस करता था जैसे नाना किया करते थे, धीमे से, गहराई से, प्यार से। एक दिन हम दोनों केंद्र की नई इमारत के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे, जहां से बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और पेड़ की पत्तियां धीमी आवाज में किसी पुराने गीत की तरह हिल रही थीं। तभी आरव ने कहा कि वह पहली बार किसी ऐसी जगह आया है जहां सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि इंसानियत भी सीखी जा सकती है। उसने कहा कि उसे यहाँ एक अपनापन महसूस होता है, और उसके शब्दों में एक अनकही भावना छिपी थी जिसने मेरा दिल एक पल के लिए थाम दिया। मैं मुस्कुराए और कहा कि यह सब नाना की सीख का असर है। तभी उसने मुझे देखते हुए कहा कि शायद नाना की सीख ने सिर्फ बच्चों की नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की दिशा भी बदल दी है। उसके ये कहने में जो सच्चाई थी, उसने मेरे भीतर एक गर्माहट भर दी। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। हम बच्चों के बीच काम भी करते और काम के बाद छोटी छोटी बातें भी, जो किसी अनकहे रिश्ते की तरह दिल में जगह बनाती जाती। एक शाम बच्चों के उम्मीद दिवस कार्यक्रम के बाद जब सब घर लौट रहे थे, आरव ने मुझे रोककर कहा कि वह एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता है। हवा में उस समय एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी दुनिया उस एक पल को सुन रही हो। आरव ने धीमे स्वर में कहा कि मेरी मुस्कान में उसे वही रोशनी दिखती है जो वह बच्चों की आंखों में देखता है, और शायद इसी वजह से उसका दिल मेरी तरफ खींचता चला गया। मेरे कदम एक पल को रुक गए, लेकिन दिल इतनी सहजता से धड़कने लगा जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने उससे कहा कि अगर नाना आज होते तो वे कहते कि हर अच्छे रिश्ते की शुरुआत सम्मान से होती है, और आरव ने जवाब दिया कि वह मुझे समझने और सम्मान देने के लिए पूरी जिंदगी का समय भी कम महसूस करेगा। उस पल ऐसा लगा जैसे जीवन ने एक नया अध्याय खोल दिया हो, जिसमें नाना की सीख, बच्चों की मुस्कान और आरव की कोमल बातों ने एक खूबसूरत संगम बना दिया था। रात को जब मैंने आसमान की ओर देखा तो वह चमकता हुआ तारा पहले से भी ज्यादा उजला लगा, जैसे नाना मुस्कुराकर कह रहे हों कि तुम्हारी कहानी अब वहीं पहुंच रही है जहां उसे होना चाहिए। और मैं समझ गई कि नाना की रोशनी सिर्फ बच्चों के भविष्य में नहीं, मेरी धड़कनों में भी एक नई दिशा जगा चुकी है। और वहीं से मेरी जिंदगी की यह प्रेम कहानी शुरू हुई, खामोश, सच्ची और उतनी ही उज्ज्वल जितनी नाना की सीख। निर्णायक डिसीजन। इस पूरी यात्रा में जहां नाना की सीख ने परिवार और समाज की दिशा बदली, वही कहानी का अंतिम अध्याय उस मोड़ पर पहुंचा जहां सिया को ये समझ आया कि नाना की रोशनी सिर्फ समाज को नहीं, उसकी अपनी निजी जिंदगी को भी मार्ग दिखा रही थी। आरव के सादे, संवेदनशील और सच्चे स्वभाव ने सिया के जीवन में वह भावनात्मक संतुलन भर दिया जिसकी तलाश उसे अनजाने में थी। दोनों के बीच उभरा ये रिश्ता केवल प्रेम नहीं था, बल्कि जीवन की उन सभी सीखों का सार था जो नाना हमेशा कहते थे कि रिश्ते ईमानदारी, सम्मान और दिल की साफ नीयत से बनते हैं। इसलिए सिया ने यह निर्णय लिया कि वह और आरव मिलकर नाना की रोशनी को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों के साथ काम जारी रखेंगे और अपने रिश्ते को उसी सादगी और सच्चाई से आगे बढ़ाएंगे जिसने उन्हें करीब लाया। सारांश समरी। कहानी एक छोटे से परिवार से शुरू हुई जहां नाना अपनी सीख और नेक दिल से सबके जीवन में रोशनी भरते थे। उनके जाने के बाद वह सीख पूरे समुदाय में फैल गई, केंद्र बड़ा हुआ, बच्चे बदल गए और समाज नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। सिया, करण और माँ ने मिलकर नाना का सपना जीवित रखा।
इसी दौरान आरव जैसे संवेदनशील इंसान ने केंद्र से जुड़कर न सिर्फ बच्चों की मदद की, बल्कि अनजाने में सिया के जीवन में प्यार की एक नई किरण भी बन गया। धीरे धीरे उनके बीच भरोसा, सम्मान और समझ पर आधारित एक गहरा संबंध पनपा। आखिरकार कहानी का अंत प्रेम, सीख और उजाले से भरे उस खूबसूरत मोड़ पर हुआ जहां सिया और आरव मिलकर नाना की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं।